2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर के रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक का पानी था, जो धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बजने लग जाता है। विराट ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ वंदना, बोलो। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुंच गया हूँ वंदना। बस ये किश्नोई नदी पार करी और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास। वंदना की घबराते हुए आवाज सुनाई देती है। क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या। अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगला मुड़ा गांव से रोंगकामुचा गांव जाने का तो एकमात्र यही रास्ता है ना, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रेवयार्ड कोठे में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पास वो घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वो घूमती है मतलब? ना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। वंदना, तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की। वंदना घबराते हुए, ये सब बस आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ ना। आप ना जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वंदना, आ रहा हूँ, बस ये नदी तो पार कर लूं पहले। अच्छा, मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में तो ना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है कि तभी उसको पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। पायल की आवाज सुनकर विराट जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना यक्षिणी का नाम लेकर ना मेरे मन में ना उसका वहम डाल दिया है, और वही वहम डरा रहा है अब मुझे। और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। विराट मुश्किल से अभी 1-2 कदम ही चला था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। उस काले साए को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साए को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साए के पास से पायल के बजने की आवाज और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बातें सच तो नहीं थी? ये यक्षिणी तो नहीं? विराट उस साए को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अब भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साए पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया और किसी का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे। उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी।
वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना। क्या हुआ, थक गए या डर गए? मेरा असली रूप इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह पैने थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। जाने ही तो दे रही हूँ, पहले बतौला। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लग जाती है। विराट के शरीर का खून नाखूनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लग जाता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वो वापस से जवान होती जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूखकर सफेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसकी धड़कनें अब भी चल रही थी। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, राम नो राम रो राम रो, राम नो राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पहल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती है। टाइपराइटर की बटन दबने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था एक बंद कमरे में सफेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा कोट चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक शेल्फ रखी हुई थी, जिनमें करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें जमी हुई थी। टेबल के ऊपर ही एक ऐश ट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। लेखक खुद से कहता है, चलो ये भाग तो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता भी लगाएगी और उसे ना इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करे, मौत होगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी ना। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है। फोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज सुनाई देती है, हेलो कौन? हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार